हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7th के सीरीज में ये हमारा सेकेंड चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहला चैप्टर था प्लांट्स के रिगार्डिंग और ये हमारा एनिमल्स के रिगार्डिंग। अब इसमें भी देखो क्या है, 7th क्लास का है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बेसिकली हम लोग क्या समझने वाले हैं। यहाँ हम लोग डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, छोटे छोटे टर्म्स जानेंगे कि जैसे बकल कैविटी किसको कहते हैं, इसोफेगस क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या है, या फिर जो टीथ है उसका क्या काम है, डाइजेशन का क्या मतलब है, ये सब थोड़ा बहुत समझेंगे। एंड एज अ होल एनिमल्स देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम ह्यूमंस देखेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो एक बार हम लोग समरी बनाते हैं कि चैप्टर में है क्या, फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे और कुछ आपको टास्क होमवर्क भी दिया जाएगा कि कुछ चीजें आप खुद से भी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली समझो कि इस चैप्टर का डेफिनेशन समझोगे कि यहाँ पे दिया है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वर्ड का तुम समझ गए मतलब, लेकिन अब यहाँ एक टर्म आएगा डाइजेशन। तो हमें ये जानना है कि डाइजेशन वर्ड का आखिर क्या मतलब है। दूसरा चीज हमको ये समझना है कि जो ह्यूमंस है उसमें किस तरह के जो है मेथड्स हैं जिससे हम खाना कंज्यूम करते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है और सारा खाना का जो न्यूट्रिएंट्स है क्या वो सारा का सारा हमारे सेल्स में यूटिलाइज होता है या फिर कुछ पोर्शन ही यूटिलाइज होता है। तो उसके हम जो है ह्यूमंस में देखेंगे मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लस हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है पार्ट्स भी यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हार्बीवोर्स के बारे में देखेंगे कि हार्बीवोर्स का कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किस तरह से डाइजेशन, किस तरह से अपना जो है न्यूट्रिशन ग्रैब करता है, घास खाता है, पत्ते खाता है, मतलब जो भी प्लांट्स खाता है तो वो उसका क्या होता है, वो चीजें हम समझेंगे। उसके साथ साथ हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का, एंड दैट इज अमीबा। अमीबा के रूप में इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप पैरामीशियम का एग्जांपल कोट कर सकते हो, बैक्टीरिया ले सकते हो। यहाँ हमारे चैप्टर में अमीबा को लेके एग्जाम्प्लीफाई किया गया है, तो उसको देखेंगे। बहुत सिंपल है, जिनका साइंस का बैकग्राउंड है उनको बोरियत लगेगा इस लेक्चर में, जिनका नहीं है वो थोड़े बेसिक बेसिक टर्म्स देख लो, क्योंकि जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स होता है जहां साइंस पूछा जाता है, या कोई भी एग्जाम में जहां जीएस में साइंस पूछा जाता है, या मान लो यूपीएससी में भी जनरल जो साइंस पूछेगा वो 6 to 10 से ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो निकालेगा। बहुत टफ नहीं रहता है जनरल साइंस। हाँ, वो अलग बात है कि यूपीएससी में आपका टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में ज्यादा वेटेज है, आपको मिसाइल डिफेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी ये सब ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर जनरल साइंस पूछे तो बहुत इजी लेवल का रहता है। इसलिए 6 to 10 अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लिए तो फिर आपको जनरल साइंस के लिए किसी भी एग्जाम में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, जिसको आप इंट्रोडक्शन कह सकते हो या डेफिनेशन कह सकते हो या मीनिंग कह सकते हो उसमें। तो देखिए, आपके सामने एक वर्ड है, देखोगे आप बहुत जगह यूज किया जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन को कभी कभी हम लोग हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। लाइसिस शब्द का अर्थ ही होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस शब्द का अर्थ होता है ब्रेकडाउन, हाइड्रो मतलब पानी। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब तोड़ा जाता है बाय हेल्प ऑफ वाटर, कि जैसे देखते हो ना खाना हम खाते हैं तो उसके बाद पानी पीते हैं। पानी इसलिए पीते हैं कि एक तो हमको लगता है फीलिंग होता है प्यास का, दूसरा उसका अंदर सेल में काम ये है कि उसी पानी की मदद से क्या किया जाएगा ना, खाने के बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद जो वो बॉन्ड्स टूटते हैं उसको स्टेबलाइज किया जाता है पानी की मदद से। इसलिए डाइजेशन को हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। तो मतलब ये कह सकते हो, अब देखो डाइजेशन और डिकम्पोजिशन दोनों का काम सेम है, बट क्या है जहां हो रहा है और जो नेचर है वो अलग है। डिकम्पोजिशन भी आपसे कोई कहे तो कहना कि हाँ कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल फॉर्म में टूट रही हैं, डाइजेशन भी वही कर रहा है, लेकिन फर्क है। डिकम्पोजिशन मिट्टी में होता है, मिट्टी में बॉडी के कॉम्प्लेक्स टेक्सचर को तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिक्स करता है। लेकिन डाइजेशन बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर होने वाला हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो दोनों में फर्क है, जो आपका तरीका है वो तो सेम ही है, लेकिन एक तरह से जो आप लोकेशन और जो बेसिक नेचर है वो क्या हो गया, आपका अलग हो गया। तो यहाँ पे वही चीज आपका बोल रहा है कि एनिमल के न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ोगे, सिंपल खुद ही सोचो ना कि हम एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या पढ़ते हैं, कि जो खाना हम खा रहे हैं उससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, किस तरीके से हम खाना खाएंगे, कि क्या हम खाना को बाहर ही तोड़ देंगे तब फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, या पूरा का पूरा खाना ले लेंगे और वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे टूटता जाएगा, मैकेनिकली टूटेगा या उसके बॉन्ड्स भी टूटेंगे केमिकल के,
तो वो सारा तरीका आता है न्यूट्रिशन में, बिल्कुल वैसे जैसे प्लांट में था कि प्लांट में भी न्यूट्रिशन का यही था ना कि लाइट आएगा, लाइट को फिर केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उससे प्लांट को खाना मिलेगा, फिर उसको जब जो खाएगा उससे उसको खाना मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्लास 6 में एनसीईआरटी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि आपके कुछ कंपोनेंट्स थे फूड के जो बताया गया था। 2-3 हम बताते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट था आपका, फैट्स था, प्रोटीन्स था। बाकी आपको आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या क्या था। कुछ वाटर, रफेज, ये सब न्यूट्रिएंट्स आपका रिलेटेड था, विटामिन, मिनरल्स। तो ये सब क्या थे? आपके न्यूट्रिएंट्स थे, जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे कि कुछ आपका एनर्जी गिविंग था, बॉडी बिल्डिंग था, और कुछ आपका जो है माइक्रो फॉर्म में लिया जाता था। तो ये सब था। तो यही कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इसी को सिंपल सिंपल ये जुड़ा हुआ था बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ तोड़ के एकदम छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ऐसे लाखों की संख्या में ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, हजारों की संख्या में, और ये ढेर सारा ग्लूकोज जुड़ के आपका मान लो बना दिया स्टार्च। और बाद में इसके ऊपर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वो एक्ट किया और इसको इंडिविजुअल ग्लूकोज में तोड़ दिया, अलग अलग ग्लूकोज में कर दिया। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? यही कहलाता है डाइजेशन, क्योंकि इस काम में इसको मदद करेगा कौन? वाटर। वाटर के प्रेजेंस में होता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब देखो अलग अलग तरीका है खाना लेने का, ये बहुत सिंपल सिंपल है और इसे पूछ लेता है। जैसे देखो बीज है या हमिंग बर्ड्स है, वो क्या करता है? सक करता है, एक तरह से चूसता है प्लांट के नेक्टर्स को। जो इन्फेंट्स है या अदर एनिमल्स है, वो मदर्स के मिल्क से अपना खाना लेता है। स्नेक जैसे पाइथन वगैरह आपने देखा होगा कि क्या कर जाता है? निगल जाता है, स्वैलो कर जाता है। ये सब छोटा छोटा बात ना आपका मैथ्स का कॉलम में यूपीएससी में भी पूछ सकता है। जैसे अभी 2025 में आपका पूछ दिया था कि कुछ आपके प्लांट्स का नाम था और बगल में लिखा था कि हर्ब है, श्रब है, क्या है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो क्या करता है? फिल्टर करता है छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को, जिनको फिल्टर फीडर्स कहते हैं। ये भी आपका ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा था, एग्जांपल दे दिया था एनिमल का और बोला था इसमें से कौन सा फिल्टर फीडर है, उसमें ऑयस्टर था शायद ऑप्शन में, ऑयस्टर आंसर आपका बन जाता है। तो ये सब अलग अलग तरीका, और भी कुछ आप अपने इससे ऐड कर सकते हैं अपने तरफ से। जैसे आप हार्बीवोर्स को ऐड कर सकते हो कि हार्बीवोर्स क्या है? पेड़ को, घास को, पत्तों को जो है ना ग्रेज करता है और पूरा एज अ होल कंज्यूम करता है, फिर उसका डाइजेशन होता है। कार्निवोर्स को आप ऐसे ले सकते हो कि या तो शिकार करके या फिर मरे हुए जानवर से कंज्यूम करता है। तो सबका अलग तरीका है, कोई चूसता है, कोई निगल जाता है, कोई चबाता है, कोई बाहर ही तोड़ देता है फिर उस लिक्विड को कंज्यूम करता है। तो ये सब अलग अलग तरीका है खाना खाने का। ये आपका एक्टिविटी दिया हुआ जो पढ़े हो वही चीज। तो ये आपका काम है कि आप इसको फिल कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, या खुद के पास फिल करके रख लीजिए। आपके पास ये सारे ऑप्शंस दिए हैं कि इसमें क्या क्या है। हमिंग बर्ड अभी हम लोग देख ही लिए हैं, सब जानते हो। स्नेल आप देखते हो, घोंघा जिसको कहते हैं, चीटी, चीटी कैसे खाता है उसको देखना। चीनी के आसपास देखते हो, वो लार टपकाता है, फिर उसको डिसॉल्व करता है, फिर उसको सक करता है। तो ये सब कॉमन चीज है जो अपने, और यूपीएससी के सिलेबस में यही है। साइंस आपका कोई ऐसा नहीं कि बहुत रिसर्च के पर्पज से, बहुत टेक्निकल नहीं जाता है। जो अपने आसपास आप देखते हो उसी से क्वेश्चंस को बनाता है, फ्रेम करता है और आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट दिया है, इसको तो मार्क ही कर लो। जब भी एनसीईआरटी में कोई अमेजिंग फैक्ट दिया रहे तो वो समझ जाओ किसी ना किसी एग्जाम में वहां से बन सकता है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि स्टारफिश के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन एक पोटेंशियल क्वेश्चन पूछ सकता है। बोल देगा कि किस जानवर के पास कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है। कोरल्स दे देगा एग्जांपल में, और फिर आपका स्टारफिश दे देगा, बोथ 1 और 2 दे देगा, और डी में कुछ और दे देगा। अब सबको, मैक्सिमम लोगों को कोरल्स पता है, लेकिन स्टारफिश पे शक नहीं जाएगा और आप आंसर गलत करके आ जाओगे। फिर ये कह रहा है कि अपना पेट जो है वो पूरा बाहर करता है अपने माउथ के थ्रू, और फिर वो जो है ना छोटे छोटे सॉफ्ट एनिमल्स को निगल लेता है, अंदर कर लेता है, और वो जो बाहर किया था पेट वो उसको अंदर कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे स्टेटमेंट बना देगा कि स्टारफिश इज अ टाइप ऑफ एनिमल विच पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, देन swallows the prey and then retraces its stomach। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए दो बात, कि इसके पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, प्लस ये अपने स्टमक को पॉप आउट करता है। एकदम से ध्यान में अभी कभी रट्टा मार लो। अब बात करते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो अब ह्यूमंस में, हम ह्यूमंस की बात हो रही है, तो ये बॉडी पार्ट्स आपको एकदम ध्यान में रख लेना है और इसका एक डायग्राम भी बना लेना है। यहाँ बहुत अच्छा सा आपका डायग्राम दिया हुआ है। देखो डायग्राम से ही पूरा सिस्टम समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या, खाना है, खाना को हम क्या किए? कंज्यूम किए। कंज्यूम किया तो सबसे पहले माउथ के कैविटी में गया। तो मुंह का जो कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। तो जब भी आप इमेजिन करो आप खाना खा रहे हो, कोई भी साइंस के बैकग्राउंड के हो या नहीं,
सिंपली आप सोचो, आप खाना लिए, कुछ भी, रोटी चावल एनीथिंग, तो आप मुंह में थोड़ी देर रखते हो, उसको चबाते हो, तो वही जो मुंह के अंदर आप रख रहे हो, उस मुंह के अंदर की कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो जैसे जैसे आप चबाते जाते हो वैसे वैसे आप देखते हो ना कि उसमें कुछ फ्लूइड जैसा मुंह में सिक्रीट हो रहा है, और वो धीरे 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 ऐसा लगता है कि राउंड बॉल के जैसे फॉर्म में वो खाना टूट टूट के कि आपने रोटी लिया था, लेकिन फिर वो निगलते टाइम फील होता है कि छोटा छोटा बॉल जैसा बन गया, स्टिक, एकदम स्टिकी बॉल टाइप का बन गया, उसको बोलस कहते हैं। तो खैर वो बात की बात है। तो ये जो कर रहे हो, तो इसके लिए जरा नोटिस करना कि दांत आपका क्या करता है, चबा रहा है, चबा रहा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। फ्लूइड जो सिक्रीट हो रहा है वो सलाइवा कहलाता है, जिसको थूक भी कहते हैं, वो आता है सलाइवरी ग्लैंड से। अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उनको उन ग्लैंड्स का नाम भी पता होगा, जैसे सबलिंगुअल, मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, ये 3 ग्लैंड्स आपको नाम पता होगा। ये भी आपको पता होगा जो साइंस के बैकग्राउंड से कि कौन पेयर्ड है, कौन अनपेयर्ड है, या सबके सब पेयर्ड है। तो उससे हमको अभी मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है खाना कैसे कैसे जा रहा है। 7 क्लास में ये सीखो कि अब मुंह में लिए तो क्या हुआ, दांत ने चबाया, तो जो टीथ है वो क्या कर रहा है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद कर रहा है, पहला काम। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा, आपको कोई टेक्स्ट देखने का जरूरत ही नहीं, इसके बाद आप रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी, ठीक है। सलाइवा जिसे हम थूक भी कहते हैं, उसमें आपके कई तरह के मिनरल्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होता है, इसके साथ साथ आपका म्यूकस का भी पोर्शन होता है, तो थोड़ा स्टिकी टाइप का लगता है, जिससे खाना का जो पार्टिकल है वो अलग अलग ना रहे, स्टिक हो जाए, ताकि एक पूरा कंप्लीट जो खाना है ना वो वेस्ट होने के बजाय अंदर तक जाए, ताकि बॉडी मैक्सिमम उसको तोड़ के उससे न्यूट्रिएंट्स ले सके। तो ब्रेक डाउन करता है, कैसा ब्रेक डाउन याद रखना, मैकेनिकल। अभी केमिकल बॉन्ड टीथ नहीं तोड़ रहा, वो एंजाइम्स तोड़ेगा, जो थोड़ा बहुत सलाइवा में एंजाइम्स रहता है तो थोड़ा बहुत तोड़ता है, बाकी का मेजर काम जो है वो थोड़ा स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छा खासा काम किया जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से आपका क्या हुआ, सलाइवा सिक्रीट हुआ, तो इसने सब कुछ को क्या किया, आपस में मिक्स करके एक बॉल बनाने में मदद किया। और जो जगह है, स्पेस है, वो आपका माउथ का स्पेस है, वो क्या है, बक्कल कैविटी है। अब ये जब अंदर से गया, ये जब माउथ से जो है ये ऐसे करके अंदर जाएगा, तो अंदर देखो 2 रास्ता है, एक जो हम अभी ब्लू से बनाएंगे, ये वाला रास्ता आपका चला जाता है खाना वाला रास्ता। तो ये जो पाइप दिख रहा है ना बड़ा सा, जो आपका गया, अभी बच्चे हो तो अभी वो फैरिंग्स उसको भी रहने दो, अभी यहाँ पे ये जो बड़ा सा ट्यूब दिखा, इसको हम कहते हैं एसोफेगस। ये आपका पाथवे प्रोवाइड करता है। पाथवे कैसा पाथवे, तो ये जो माउथ से जो भी खाना आ रहा है, ये छोटे से पाथ से स्टमक तक पहुंचने में कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन, एसोफेगस। यहाँ पे कोई एंजाइम वगैरह सिक्रीट नहीं होता, ये बस एक रास्ता दे रहा है। अगर एंजाइम सिक्रीट होता तो हम कहते कि इसमें कई कंपोनेंट्स है, ये एक रास्ता दिया। दूसरा जो हम ऐसे ब्लैक से ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो रास्ता है ना, ये आपका विंड पाइप की तरफ जाता है, ये आपके लंग्स में, इधर लंग्स की तरफ जाएगा, इधर आपका लंग्स है उसकी तरफ। इसी को बचाने के लिए ना यहाँ पे छोटा सा आपका ये रहता है, इधर में, सॉरी माय मिस्टेक, यहां से इरेज करने दो, तो खाना इधर चला गया, लेकिन यहाँ ये इसको क्लोज करने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए आपका एक छोटा सा इधर में रहता है फ्लैप, जिसको कहते हैं एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, ताकि खाना जो है लंग्स की तरफ ना जा सके। तो ये खाना हुआ क्या, एक बार फिर से रिवाइंड करो कि खाना मुंह में लिए बकल कैविटी में, वहां पे दांत ने उसको मैकेनिकली टुकड़ों में तोड़ा, सलाइवा ने उसको मिक्स किया, थोड़े बहुत एंजाइम होंगे तो थोड़ा बहुत डाइजेशन शुरू हो गया। अब उसके बाद खाना क्या हुआ कि आपका इधर से एसोफेगस के थ्रू गया, एक और रास्ता है जो कि लंग्स की तरफ जाता है, तो वो खाने के लिए बंद है, वो एयर के लिए ओपन रहता है। अब ये पहुंचा किधर, स्टमक में। स्टमक आपका क्या है, मस्कुलर बैग है, मस्कुलर बैग है, जो कि आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एक तरह से इसको चर्न करने का काम करेगा, मतलब पूरी तरह से जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे पूरा उसका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम मिक्स करता है, और साथ ही साथ एंजाइम्स भी होता है जो कि यहाँ पे कुछ पोर्शन को डाइजेस्ट भी करता है, थोड़े बहुत प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ मेजर काम होता है कि बहुत देर तक उसको एकदम गूंथता रहता है, ताकि खाना और जितना छोटा टुकड़ा में टूट सके उतना टुकड़ा में तोड़ दिया। अब उसके बाद जो है ये स्टमक से होते हुए ये पहुंचता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पोर्शन है, इसको हम कहते हैं डुओडेनम, जो आपका ऐसा सी जैसा आकार बनाया ना ये। और उसके बाद का जो पोर्शन आता है, उसको हम कहते हैं जेजनम।
सब स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। और तब ये जो घुचुर मुचुर वाला है ना, ये घुचुर मुचुर वाला पोर्शन जो एकदम हाईली कॉइल्ड, सबसे एक तरह से लॉन्गेस्ट पोर्शन कह सकते हो, यहां पे आपका मैक्सिमम जो है वो डाइजेशन होता है। तो ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। बच्चे के लेवल पे ना छोड़ दो, डुओडेनम नहीं याद है छोड़ दो, साइंस बैकग्राउंड से आप नहीं हो तभी थोड़ा थोड़ा बात याद कीजिए, छोड़ दीजिए, डुओडेनम भी छोड़ दीजिए, ध्यान में नहीं रखना, जेजुनम भी नहीं रखना, सब छोड़ दो। बस इतना समझ लो कि स्टमक से निकलते ही यहां से लेके जितना ब्लू वाला पोर्शन हम शेड किए हैं, ये सब किसका पार्ट है? सब पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है हर चीज का, छोटे छोटे जो आपके ये, और उसमें जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होता है वो किससे सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज आपका सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम, जैसे लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, जैसे आपका कह सकते हो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला न्यूक्लियेज एंजाइम हो गया, वो सब यहां से क्या करता है ना, यहां से सिक्रीट करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजेन, ये सब आपका सिक्रीट करता है ताकि यहां से तोड़ा जाए। तोड़ते तोड़ते मैक्सिमम पोर्शन ये आपका इसी वाले पोर्शन में होता है डाइजेशन। और उसके बाद मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ने लगभग खाना आपका डाइजेस्ट कर दिया, जितने न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी डाइजेशन होगा तो उसके बाद जितना न्यूट्रिएंट है ना वो शरीर आपका क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा कि खून के थ्रू बॉडी के हर एक सेल्स तक ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि जब आप ये ट्रांसपोर्ट होगा तो शरीर उसको यूटिलाइज करेगा। तो यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो खाना जो है, खाना हम खाएं तो इंजेशन हुआ, इंजेशन, खाना जब इन गया, फूड को हम इनटेक किए, शरीर के अंदर गया, तो हम कहेंगे उसको इंजेशन। और फूड जो है उसमें से जो वेस्ट जो भी है वो सब शरीर के बाहर जाएगा। कैसे? ये जितना भी वेस्ट पार्टिकल है वो सबको आपको भेज देगा किसमें? वो सब जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी मैक्सिमम कोशिश होगा कि कुछ वो आपके ड्रग्स वगैरह का पोर्शन, पानी वगैरह, थोड़ा बहुत मिनरल एब्सॉर्ब कर लेगा। अब बाकी जितना सारा वेस्ट है ना उसको भेज देगा कौन से वाले पोर्शन में? रेक्टम में। ये सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये जितना दिख रहा है ना, ये जितना दिख रहा है, ये जितना जो कम घुचुर मुचुर है वो आपका कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। इसका भी बहुत सारा सब सेक्शन है, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो ये पूरा कंप्लीट एक लार्ज इंटेस्टाइन है। और उसमें जितना भी सारा वेस्ट है वो सारा भेज दिया गया किसमें? रेक्टम में। ये यहाँ टेम्पररी स्टोर होगा और उसके बाद एनस जो कि ओपनिंग है उसके थ्रू बॉडी बाहर चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं इजेशन। इसी बीच में आपका क्या होगा? पहला काम होगा कि चीजों को तोड़ना है, तो तोड़ने वाले प्रोसेस को कहेंगे डाइजेशन। जो न्यूट्रिएंट होगा, जो टूट गया, वो शरीर अपने काम में लाएगा तो उसको कहोगे एब्जॉर्प्शन। पहले सूखेगा और सूखने के बाद अपना उससे जो एक्चुअल काम है वो करेगा, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता। तो ये बेसिक एक बार फिर से इसको इरेज करके फिर से बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फटाफट चलते हैं कि क्या सब लिखा है। देखो, यहां से गया माउथ से तोड़ मरोड़ के इसको खाना को भेजा इधर एसोफेगस में, एसोफेगस से गया स्टमक में। अब इस स्टमक में रेड से मार्क करेंगे, इधर से स्टमक से आगे होते हुए इधर चला गया। इसमें आपका पैंक्रियास ने भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किए और कुछ आपका लिवर से कंटेंट जो है, लिवर से जो कंटेंट है वो भेजा जाता है। लिवर से ये ग्लैंड आए, ये भेजा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जितना चीज है वो कंसंट्रेट होता है ना, कि जमा करके जो आपका एक्चुअल काम करने वाला केमिकल है उसको कंसंट्रेट, प्यूरिफाई अच्छे से, मतलब प्यूरिफाई नहीं कह सकते हो, मतलब जमा करके उसमें से जो चीज जरूरी है उसको और ज्यादा कंसंट्रेट करना, और फिर ये सब वापस से यहाँ पे सिक्रीट करना। तो सब कुछ डिओडेनम में जो है ना वो आपका पहले भेजेगा इसे पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज का भी कंटेंट मिक्स होके सब चला जाएगा। मतलब ऐसे हुआ, लिवर है, लिवर ने भेजा गॉल ब्लैडर को कि तुम इसको कंसंट्रेट कर दो। अब बाद में ये गॉल ब्लैडर से निकला, इधर से पैंक्रियाज से निकला, और ये दोनों मिक्स होके आपका चला गया किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पोर्शन। और फिर अपना डाइजेशन होता रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेस्ट वगैरह हो गया तो जितना वेस्ट है वो भेजा गया इधर लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि ऐसे ट्रेवल करता जाएगा। जो भी और यूजफुल चीज है, मतलब शरीर चाहता है कि जितना मैक्सिमम खाने का है यूटिलाइजेशन वो हम कर सके, यूटिलाइज करके सारा वेस्ट जमा कर देगा रेक्टम में, जो कि समय के साथ आपका आउट हो जाएगा किसके थ्रू? एनस के थ्रू। तो वही सारा, इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें देखो सबसे पहला माउथ एंड बकल कैविटी आता है।
माउथ एंड बकल कैविटी, जिसमें आपका क्या है, टीथ है, दो तरह के टीथ है, मिल्क टीथ और परमानेंट। मिल्क टीथ को आप टेम्पररी टीथ भी कह सकते हो। धन दूध के दांत बच्चों के जो है झड़ जाते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का 7 8 9 10 साल तक जो है दांत टूटता रहता है, तो वो आपका क्या है, मिल्क टीथ है। और उसके बाद एक मोर स्ट्रॉन्ग टीथ आता है जो कि आपका 32 होता है, ये 20 होता है, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ, जो हम एडल्ट्स के पास है। अब दांत का देखो क्या है कंडीशन, मान लो कोई भी जॉ ले लो, अपर या लोअर कोई भी एक जबड़ा ले लीजिए, बराबर ही काउंट होगा, 16 नीचे 16 ऊपर। तो हम यहाँ एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो आगे का जो ये 4 है ना, ये याद रखना, आगे का जो ये 4 है ये आपका क्या है, इंसाइजर है। किनारे का किसी किसी का देखना काफी नुकीला नुकीला सा लगेगा, किसी का कम लगेगा, वो है केनाइन। केनाइन क्या होता है ना, मीट वगैरह को टीयर करने में, फाड़ने में, चीर के तिंगड़ के खाने में जो है ना, वो केनाइन हेल्प करता है। कटिंग में आपका इंसाइजर हेल्प करता है, जैसे फल वगैरह लेते हैं ना, तो क्या होता है, पहले काटते हैं अमरूद वगैरह को, तो वो इंसाइजर किया, लेकिन टीयरिंग का काम आपका केनाइन करेगा। प्री मोलर मोलर जो है ना, वो ग्राइंड करने का काम करता है, थकूचने का काम करता है। तो ये थोड़ा सा कम चौला रहेगा प्रीमोलर, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा, जितना चौला रहेगा ना, इस पे खाना का पार्टिकल उतना पड़ेगा, इसके ऊपर से जो दांत आएगा वो मैश करेगा एकदम, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाएगा। तो देखो क्या बताए कि खाना जब हम लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन। फिर उसके बाद हम उसको चबाते हैं तो दांत उसको क्या करता है, मैकेनिकली तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। हर दांत का एक जड़ होता है, ये जो बाहर से दिख रहा है इसके अंदर ऐसे करके आपका जड़ होगा, इसी को हम रूट कहते हैं। ये खराब होता है तो इसी को ट्रीटमेंट करने के लिए डेंटिस्ट लोग रूट कनाल थेरेपी करते हैं, जो कि जबड़े के सॉकेट में उसको लगाने में हेल्प करता है। और आपका पिंकिश टाइप का देखोगे ना दांत के आसपास, या फिर मान लो जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, ब्राउन हो जाता है, लाल हो जाता है वैसा, तो वो जो आपका रहता है उसको हम गम्स कहते हैं, कि ऐसे करके ये आपका जबड़े का सॉकेट है, ये सॉकेट है, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि ऐसे करके दांत रखा हुआ है, इस तरह से आपका दांत है, दांत का अंदर तक ऐसे जड़ गया हुआ है, ये आपका रूट है। और ये जो दिखता है ना मस्कुलर टाइप का, इसको हम लोग गम्स कहते हैं, गम्स। ये सब आपका गम्स है, गम्स है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है जो किसी काम का आपका है नहीं, देख लेना कि कौन कौन सा जो टीथ है वो आपका हेल्प करता है। कटिंग एंड बाइटिंग में जो है वो हेल्प करता है इंसिजर, पियर्सिंग टीयरिंग में कनाइन हेल्प करता है, च्यूइंग ग्राइंडिंग में मोलर और प्री मोलर हेल्प करता है। मोलर जो है एक जबड़े में 6 होता है, एक जॉ में, पूरा कंप्लीट जॉ में आधा करोगे तो आधा साइड 3 होता है, आधा साइड 3 होता है। इंसाइजर क्या होता है 4, कनाइन क्या होता है 2 होता है, और प्री मोलर 4। तो कितना हो गया, 6 4 10, 10 2 12 और 12 4 16। तो 16 नीचे के जबड़े में, 16 ऊपर के जबड़े में। तो ऐसे हायर क्लास में आप पढ़ोगे ना, फॉर्मूला भी होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। मतलब है क्या, एक जॉ का 1 हाफ, आधा जॉ का लिया गया है, मतलब 2 ऐसे इंसाइजर, कैनाइन इसी ऑर्डर में, प्रीमोलर एंड मोलर। तो जॉ का कोई भी जबड़े का आधा पोर्शन लो तो उसके आधा में 2 इंसाइजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है, यानी आधा में इतना है। तो पूरा कंप्लीट जॉ, तो कंप्लीट जॉ में आपका क्या हो जाएगा, 4 इंसाइजर हो जाएगा, 2 कैनाइन हो जाएगा, 4 प्रीमोलर हो जाएगा, और 6 जो है वो मोलर हो जाएगा। तो हो गया 16, ऊपर वाले में भी यही 16, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसके सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा, ताकि फूड को मिक्स कर सके। अब यहाँ पे वही स्टार्च का टेस्ट किया गया है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कि जो आप रोटी चावल खाते हो ना उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप अपने जो है माउथ के टुकड़ों को लेके उसको टेस्ट कर सकते हो। तो वो वही चीज आपका दिया हुआ है। यहाँ पे मिठाई से कैसे दांत सड़ जाता है उसके बारे में बताया है, जो कि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई ऐसा चीज नहीं है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपको पता है कि जो स्वीट्स है ना इसके ऊपर बैक्टीरिया पनपते हैं, तो आप मिठाई खा लिया और लंबे समय तक जो है अपने माउथ को अपने वॉश नहीं किया, तो जो भी बैक्टीरिया है उसका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जितना ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ेगा तो वो आपका क्या करेगा, खाना खाने के साथ साथ आपके माउथ के जो दांत में कैल्शियम कार्बोनेट है इन सबको भी खाना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका भी मेटाबॉलिज्म है, तो उसकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, जिससे माउथ से एक बैड स्मेल आएगा। तो यही कहते हैं कि जब दांत को खाना शुरू कर दे उसमें कुछ कुछ येलो मार्क्स आने लगता है, ब्लैक मार्क आने लगता है, तो दांत सड़ गया, फिर वो और नहीं ट्रीट करोगे तो उससे बैड स्मेल आएगा, काफी ज्यादा जो है ना टीथ का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो यही चीज आपका स्टेजेस दिखाया हुआ है, और कुछ काम का यहाँ पे है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, वही सब चीज है। यहाँ पे एपिग्लॉटिस का बात किया है जो ऑलरेडी आपको बता दी है, मस्कुलर फ्लैप है
जो कि जल्दी जल्दी में आप खाना खाते हो तो कभी कभी आप देखते हो ना खांसने लगते हो, तो होता है वही है कि खाना गलती से विंड पाइप वाले एरिया में चला गया जहां से हवा जाना चाहिए, एपिग्लॉटिस को थोड़ा भी डिले हो गया, तो उसे होगा क्या ना कि बॉडी तुरंत रिफ्लेक्स करता है, क्योंकि अगर लंग्स में जाएगा तो डेथ भी हो सकता है, तो वो रिफ्लेक्स करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसीलिए बहुत जोर से खांसी होता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ना सरक गया, ताकि जो भी चीज गलती से अंदर गया ना वो एकदम रिफ्लेक्स में बाहर आ जाए। तो कभी कभी आप देखोगे नाक के थ्रू भी चीजें निकलने लगती हैं। अब यहाँ पे जो है ना टंग है, टंग का जो है आपका रीजन्स दिखाया गया। तो क्या बताए थे कि सलाइवा प्लस टंग के मदद से जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इन दोनों की वजह से जो फूड है, फूड का जो टुकड़ा है पार्टिकल्स है, वो आपस में क्या होता है मिक्स करके एक यूनिफॉर्म ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बोलस कहते हैं। टीथ का हम लोग क्या पढ़े थे फंक्शन, कि टीथ जो है वो चीजों को क्या करता है मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, जिसमें से एक दो रीजन जो है ना आप टीथ का जान लो, जैसे ऐसे ट्रिक की तरह समझ जाओ कि जैसे देखते हो ना कि ये कोई भी इंसान को जिसको आपको सामने से क्या करना है काम निकलवाना है, कितना मीठा मीठा आपके सामने बोलता है, तो ये जो सामने वाला टेस्ट होता है ना ये स्वीटनेस का होता है। ऐसे ही आपका बिटर का भी होता है, साल्टी का भी होता है एंड सावर का भी। जिनको पता है वो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब उसके बाद आता है फूड पाइप और ओएसोफेगस, जिसके थ्रू खाना जाता है। तो हम बताए थे ना ये पाथवे बनाता है जिसके थ्रू खाना जो माउथ से है स्टमक की तरफ जाता है, और कुछ नहीं, यहाँ पे कोई एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता, बताया हुआ आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई वॉमिटिंग का केस क्या है, तो वॉमिटिंग का कुछ केस नहीं है। यहाँ देखो ये खाना है, देख रहे हो ऐसे करके जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये मसल्स ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे रिलैक्स हो रहा है, फिर मूव कर रहा है, फिर ऐसे रिलैक्स हो रहा है। तो यही जो मूवमेंट होता है ना, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके खाना को पुश करता हुआ क्या कर रहा है स्टमक की तरफ भेज रहा है। अब वॉमिटिंग क्या होता है ना, वो रिफ्लेक्स होता है कि जैसे इंडाइजेशन हो गया, बहुत लंबे समय तक खाना यहाँ पे है, इसको डाइजेस्ट करके आगे की तरफ नहीं भेजा गया, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी का काम ही है कि किसी भी तरह से खाली करना, क्योंकि जमा करने से शरीर को कोई फायदा नहीं है। या तो खाना टूट गया तो आगे भेजो, जो काम स्टमक को करना था वो कर दिया तो भेजो स्मॉल इंटेस्टाइन को, नहीं कर पाया तो फिर बॉडी में क्या होगा कि आपको फुलनेस लगेगा कि हमेशा पेट भरा हुआ सा है, अजीब सा मन में बेचैनी सा आएगा, क्योंकि वो जमा है और वो शरीर के किसी काम का नहीं, एक तरह से कहो कि सड़ रहा है, तो उसको बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी, भाई आगे नहीं जाओगे तो तुमको हम इधर के रास्ते से कहीं से तुम निकालेंगे। तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजता है, और ये फिर माउथ के थ्रू जो है जिस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ वो बॉडी के बाहर निकलता है, इसी को हम कहते हैं वॉमिटिंग। यहाँ पे वही सारा चीज दिया है जो आपको बताए हैं। स्टमक बताए थे फ्लैट एंड जे शेप्ड है, सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, ये आपका क्या कर रहा है कि फूड रिसीव कर रहा है और फिर दूसरे साइड से स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज रहा है। और ये बताए थे ना कि इसमें एंजाइम सिक्रीट होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह वो थोड़ा बहुत डाइजेशन भी कर सके। यहाँ पे एंजाइम्स को चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने के लिए, इसीलिए एसिड सिक्रीट होता है। और बहुत ज्यादा जो आपका ये क्या कहते हैं कि फ्लूइड एनवायरनमेंट होगा तो खाना का पार्टिकल्स क्या रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसको स्टिकअप रखने के लिए जो है वो आपका म्यूकस वगैरह सिक्रीट होता है। और प्लस है कि स्टिकी मटेरियल्स होगा, वाटर रिपेलेंट और एसिड रिपेलेंट होगा ना, तो एसिड के कभी ओवर एक्सेस हो जाने से जो स्टमक का इनर वॉल है उस पर खराब इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए भी ये सिक्रीट होता है। और यहाँ क्या बताए थे प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। आगे एंजाइम्स भी हायर क्लास में पढ़ोगे कि जैसे इन्फेंट्स होता है तो उसमें रेनिन एंजाइम होता है, और फिर उसके बाद हम लोगों में पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है, पहले पेप्सिनोजेन, फिर HCl के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, पेप्सिन बनता है, फिर वो प्रोटीन को तोड़ता है। फिर उसके बाद बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन काफी ज्यादा कॉइल्ड है और वो उसका लंबाई लगभग 7.5 मीटर के आसपास है। ये लिवर से भी सिक्रीशन रिसीव करता है, पैंक्रियास से भी, अभी जस्ट यहाँ पे डायग्राम से बताए थे इधर में, अगर याद होगा तो। यहाँ पे देखिए ये वाला लिवर से आया, गॉल ब्लैडर ने चीजें कंसंट्रेट की, उसको भेज दिया, और फिर पैंक्रियास भी इधर भेजा, दोनों मिलके यहाँ हेपाटोपैंक्रियाटिक जो पार्ट है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। हेपाटो जब भी लिखा रहे तो समझ जाना लिवर है, तभी हेपेटाइटिस में आपका क्या होता है लिवर अफेक्टेड होता है।
उसके बाद देखिए क्या है, लीवर आपका है क्या, रेडिश ब्राउन ऑर्गन है, अभी जस्ट दिखाए थे ना, बड़ा सा ऑर्गन जिससे पाइप के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाता है। आपके राइट साइड में है, कौन से पार्ट में, अपर पार्ट में। सब छोटी छोटी बातें याद करो। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये आपका, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं, ध्यान में रखना, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो स्किन कहना, ये ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जिसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट करने के लिए, और ये हेल्प करता है किसके, डाइजेशन ऑफ फैट्स के। ये पत्ते के आकार का जो ऑर्गन है ये आपका पैंक्रियाज है, स्टमक के जस्ट नीचे है, और सी शेप का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम बनता है उसके बीच में है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये चीज आपको याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं, ये बस ध्यान में रखना है कि किसने एक एक्सीडेंट से आपका स्टमक का डिस्कवरी हुआ था। ये नाम जिनका था वो था एलेक्सिस मार्टिन। उनको क्या है कि गोली लग गई थी 1822 में। वो क्या है कि इसके बुलेट जो है ना चेस्ट वॉल में, कहानी आपसे कोई नहीं पूछा, बस ऐसे बता रहे कि भाई बुलेट जो है उनके चेस्ट वॉल में लगा था। लगने के बाद क्या है कि उनको यहाँ पे अमेरिकन आर्मी डॉक्टर जो थे ब्योमाउंट, उनके पास लाया गया था। और फिर क्या था कि डॉक्टर जो है उसको बचा तो लिए, लेकिन जो होल हुआ था, छेद जो बना था गोली से, उसको भर नहीं पाया। और फिर उसके बाद क्या है ना कि इसी के दौरान उनको मौका मिला रिसर्च करने का, तो उनको देखने को मिला कि कोई एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है ना जो खाना को चर्न कर रहा है, लगातार मिक्स कर रहा है। और फिर इसी से क्या है कि आपका यहाँ पे डिस्कवरी हो गया किसका, स्टमक का। तो आपको कहानी कोई नहीं पूछने वाला है, स्कूलों नहीं पूछेगा आपसे, ये आपसे नाम पूछ सकता है कि किसका इलाज हुआ, मार्टिन का। किसने किया, ब्योमांट। तो डिस्कवरर कौन हुआ, ब्योमांट डिस्कवरर हुए, अफेक्टेड कौन था, मार्टिन। फिर उसके बाद क्या है कि जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन गया, जहां पे इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट कर दिया। कार्बोहाइड्रेट एकदम सिंपल शुगर में टूट गया, जैसे ग्लूकोज, फैट टूट गया फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन टूट गया अमीनो एसिड में। ये काम अब हो गया। होने के बाद अब होगा कौन सा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। बताए थे ना कि अब छोटा छोटा टुकड़ा शरीर सोखेगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, एब्जॉर्ब। उसके लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं विलाई। और विलाई जो है ना ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि एब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा हो सके। और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, ये सब चला गया ब्लड वेसल्स में और ये अलग अलग ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसके बाद शरीर आप अपना यूटिलाइज करेगा, जिसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। ग्लूकोज को, अब ये वाला पार्ट है रेस्पिरेशन का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। कि अब छोटा छोटा जो टुकड़ा है, वो जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसको तोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन के मदद से CO2 और वाटर रिलीज होगा, साथ ही एनर्जी निकलेगा, और जो खाना बच गया अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड, उसको लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाएगा कि तुम शरीर के बाहर इसको निकालो। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा वाइडर है, थोड़ा छोटा है, 1.5 मीटर के आसपास का है, एब्जॉर्ब करता है थोड़ा बहुत वाटर, सॉल्ट्स और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसके पास, मतलब जो आता है उससे। और उसके बाद क्या है कि वेस्ट को भेज दिया किधर, रेक्टम में, वहां सेमी सॉलिड फीसेस जिसको आप पॉटी भी कहते हो उस रूप में रहता है, और फाइनली वो एनस के थ्रू निकलता है बाय प्रोसेस ऑफ इजेशन। मतलब इनटेक, इंजेशन और आउटगोइंग इजेशन के बीच में 3 काम हुआ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब थोड़ा हार्बीवोर्स के बारे में समझ लो। तो हार्बीवोर्स का भी वही तरीका, बट उसका स्टमक जो है ना वो लगभग 4 चेम्बर में बटा होता है, जिसमें से जो मेन काम करता है र्यूमेन, इसलिए उनको हम र्यूमिनेटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। तो यहाँ कुछ खास है नहीं, ग्रास ईटिंग को हम लोग कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि घास खाने वाला जो गाय भैंस है वो लगातार खाना जो चबाते रहता है। और उसके बाद है कि उस चढ़ते हुए देखोगे तो पहले लगेगा एकदम लगातार घास चढ़ रहा है, घोंटता जा रहा है, स्वेलो करता जा रहा है, निगलता जा रहा है। और फिर उसके बाद जब वो अपने तबेले में आता है तो बैठ के जो है ना आराम से जाभी मारते रहता है, जिसको कहते हैं चबाते रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे को जो ये जो आपका जो स्टमक है, वो जो स्टमक का जो पोर्शन है उसको हम र्यूमेन कहते हैं, जहां पे वो खाना को जो घास है जिसको चरा और तुरंत ले जाके भेज दिया कि अभी तुम रख लो, हम बाद में उसको वापस से निकालेंगे, जिसको कड कहा जाता है, और हम उसको फिर चबाएंगे, तोड़ेंगे, और तब फिर उसका एंजाइमेटिक डाइजेशन करना। तो वो एरिया आपका क्या है, र्यूमेन। तो यहाँ पे र्यूमेन के बारे में देख लेते हैं, फिर डायरिया के बारे में बताएंगे। तो बताया था ना जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उसको क्या बोलते हैं, कर्ड, जो र्यूमेन में, इसलिए इनको हम लोग प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और जो जानवर है उसको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ग्रास में काफी ज्यादा सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को तोड़ने का एंजाइम किसी जानवर के पास नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। ये
हार्बीवोर्स इसलिए डाइजेस्ट कर पाता है क्योंकि उसके गट में आपका मिथेनोबैक्टीरिया होता है, वो नहीं होता तो वो भी नहीं कर पाता। तो ये आपका जो एक टाइप का है, इसका डाइजेशन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। आपको पूछे कौन सा बैक्टीरिया तो कहना मिथेनोबैक्टीरिया। और फिर उसके बाद उसको वो तोड़ता है। जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, इसके पास क्या होता है? लार्ज सैक, जो हम लोग के पास भी होता है, सीकम। लेकिन यहाँ पे इसका जो सीकम होता है ना, वो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ये बात याद रखना, हमारा सीकम जो होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है, बट यहां इसका क्या है? इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ही होता है। उसके बाद आता है कि सेल्यूलोज जो है ये यहां पे तोड़ा जाता है बैक्टीरिया के मदद से, जो कि हमारे में प्रेजेंट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जिनके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो वो कैसे खाना एक्वायर करते हैं? तो उसके पास जो सिस्टम होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटो मीन्स सेल। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की जब बात हो रही है, जिसके पास कोई ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं है, तो वो करता क्या है ना कि बाहर से खाना सबको ना लगातार निगलता जाता है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को। उस निगलने को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अंदर लेगा तो एंडो, अब बाहर उगलेगा, ऐसा लगेगा जैसे सेल वॉमिट कर रहा है, उल्टी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में भी अगर पी रहा है, पीना कर रहा है, तो हम कहेंगे पीनोसाइटोसिस। मतलब जब वो लिक्विड पानी वगैरह ले रहा है सेल के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में, तो पीनोसाइटोसिस। लेकिन अगर सॉलिड फूड ले रहा है तो हम उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो वही चीज है यहाँ पे देखो, अमीबा है, उसके पास स्यूडोपोडिया है, जिसको फॉल्स फीट भी कहते हैं। रहता कहाँ है? तो ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, कहीं पे भी रह सकता है, जैसे पॉन्ड वाटर, मिट्टी में भी पाया जाता है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, किसी भी सेल की तरह। और वैक्यूल होता है। वैक्यूल यहाँ पे अमीबा के पास दो तरह का होता है। खाना खाने वाले को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, और एक्सक्रीशन करने वाले को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम होगा न्यूट्रिशन देना, खाना को जमा कर करके रखना ताकि फ्यूचर में ये करे। और इसका काम होता है एक्सक्रीशन, मतलब जो भी वेस्ट पार्टिकल स्टोर करना समय उगते, मतलब किडनी का काम कॉन्ट्रैक्टाइल करता है, और जो बाकी डाइजेशन का काम जो है फूड वैक्यूल करता है। यहां देख लो कैसे खाना का पार्टिकल आया, इधर से घेरेगा और अंदर ले लेगा। इसी को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यही चीज अगर बाहर उगल रहा होता तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। सेम यहां देखो हार्बीवोर्स में भी ये यहाँ पे गया और यहाँ र्यूमन में ले जाके स्टोर कर दिया। र्यूमन में स्टोर कर दिया, फिर बाद में इसको निकालेगा और चबाएगा, उसको हम कर्ड कहें। और फिर डाइजेशन होते होते जो है ना, ये फिर यहां से जाएगा, डाइजेस्ट होते होते यहाँ जाएगा और फिर फाइनली गोबर बन के निकल जाएगा। तभी ना कहा जाता है कि जो आपका गोबर होता है उसमें अब वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी फ्लश आउट होता है। उसका मिथेनोबैक्टीरिया का इस गोबर में जो है वो प्रेजेंस रहता है। यही कारण है ना कि इस गोबर को हम यूज कर सकते हैं, या कह सकते हो डंग, कैटल डंग को हम यूज करते हैं किसमें? बायोगैस प्लांट में। क्योंकि बायोगैस प्लांट में ये क्या करता है ना, इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद ये आपका H2S प्लस H2 प्लस CO2 प्लस मीथेन ये सब प्रोड्यूस करता है। यही तो आपका क्या है? बायोगैस। ग्रीन इकोनॉमी में हेल्प करेगा। तो ये चीजें आपका जो है काम करता है। तो देख लो फूड वैक्यूल खाना को रखने का काम करता है। जो एनगल्फ किया है, जमा किया है, वो फूड वैक्यूल में रहेगा। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस इसमें सिक्रीट होता है, तोड़ा जाता है सिंपलर मटेरियल में, फिर एब्सॉर्ब किया जाता है, और फिर उसके ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और ये फिर बाहर एक्सपेल्ड आउट होगा किससे? वैक्यूल से। और ये वैक्यूल कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये वैक्यूल है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये बेसिक प्रोसेस जो है ना, ये सेम ही है इन ऑल ऑर्गेनिज्म। आपसे ये पूछ सकता है कि बेसिक प्रोसेस सब में, मतलब बेसिक चीजें सब में सेम है, वही 5 प्रोसेस सब में होना है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। बस यही कि उसको करने के लिए जो ऑर्गन है, जो स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट जो बेसिक प्रोसेस है ना, बेसिक प्रोसेस वो आपका क्या है? सेम है। तो अब ये तो खत्म हो गया। एक बार थोड़ा सा हम डायरिया वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे डायरिया का डिस्कशन है। जो वाटरी स्टूल पास होता है ना, जिसको लूज मोशन भी कहते हैं, वो बहुत एक्सेसिव वाटरी हो जाए तो उसी को डायरिया कहा जाता है। अब शरीर से जब वाटर बहुत ज्यादा बॉडी है
उस बॉडी से वाटर एक्सेस अमाउंट में आउट होता है तो ऑब्वियसली शरीर में होगा क्या, पानी की कमी। उस पानी की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो उसी डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए एक ट्रीटमेंट है, एक सोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन। देख लो, डिहाइड्रेशन, पानी का कमी हो गया तो वो री करना है, रिप्लेस करना है, अगेन देना है पानी, तो उसको हम कहेंगे रिहाइड्रेशन। ये जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर आप लोग सुने होंगे, या फिर आज के टाइम में जो है ना छोटे छोटे जैसे लस्सी का बॉटल होता है ना, बिल्कुल उस टाइप का अमूल के लस्सी जैसे बॉटल सब में भी आता है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है। ताकि क्या होगा ना, हाइपरटोनिक बना देगा शरीर के सेल को। तो चूंकि हाइपरटोनिक हो जाता है, सोल्यूट सेल में ज्यादा हो जाता है ना, तो आप कोई भी सेल देखो, यहाँ पे आयंस अगर ज्यादा हो गया तो आयन ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक आयन एक तरह से क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट ज्यादा हो गया। अब सोल्यूट ज्यादा हो गया यानी कि रिलेटिवली इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है। कोई भी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन दो चीज से बनता है ना, पानी और उसके अंदर जो मिनरल सॉल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब चूंकि सॉल्यूट एक चीज ज्यादा हो रहा है तो दूसरे का रिलेटिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब सराउंडिंग में या आउटसाइड की बात करें तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, सॉल्यूट कम है तो अपना सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो होगा क्या, यहां पे कि चूंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, कोई भी चीज अपने से हाई से लो की तरफ जाता है तो अपने आप सॉल्वेंट हाई से लो की तरफ जाएगा, तो रीअब्सॉर्ब कर लेगा। इसी प्रोसेस को कहेंगे कि जो लिक्विड है ना, वाटर है ना, वो शरीर ने क्या कर लिया, रीअब्सॉर्ब। क्यों किया, क्योंकि हम क्या दिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में क्या था आपका, सॉल्यूट आयन ज्यादा था, जिससे सेल का ये हालात हो गया। तो इससे शरीर का पानी एक्सेस से बाहर जाने से बचेगा, नहीं तो डिहाइड्रेशन होने से ना कोमा में चला जाता है, बॉडी डेथ भी हो सकता है। दैट्स ऑल, यही था हमारा क्या चैप्टर, छोटा सा। इसमें बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं जो कि काम आएंगे। अब जैसे ये वर्ड्स है, जब भी चैप्टर रिवाइज करना हो ना तो कोई चैप्टर मत पढ़ना, ये देखना कि भाई एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब था, अमीनो एसिड क्या था, तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक था, अमीबा क्या था, एसिमिलेशन क्या था। तो ये वर्ड्स आपको ना हेल्प करेंगे किसमें, रिविजन। उससे भी ज्यादा लग रहा है कि ये हो रहा है कि नहीं, थोड़ा और हेल्प का जरूरत है, तो यहां से ये वही सेम चैप्टर ही है, बस समरी है। ये चैप्टर का आपका क्या है, समरी। यहां से भी आप कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रिवाइज। शॉर्ट में रिवाइज से अच्छा कहो कि रिकॉल यहां से आप कर सकते हो। यहां से भी ये सब चीजें आपको रीड करके रिकॉल करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद आप थोड़ा क्वेश्चन बना लो। तो देखो क्या कह रहा है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस क्या है, इंजेक्शन कर लो। अब इसको कुछ लोग अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं। कुछ लोग सिंपल वर्ड में लिख लेंगे कि भाई फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, असिमिलेट करते हैं। अब टेक्निकल वर्ड में ले लो, इंजेक्शन ले लो, डाइजेशन ले लो, एब्जॉर्प्शन ले लो, एसिमिलेशन ले लो, और उसके बाद इजेशन। ई वर्ड आया है एग्जिट से, इन आया है इनसाइड से। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, और नोट करके रख लो, स्किन आपका हो जाएगा लार्जेस्ट ऑर्गन। ऑर्गन और ग्लैंड में अंतर है, जरूरी नहीं कि कोई भी अंग सिक्रीट ही करे, मतलब कुछ चीजें प्रोड्यूस ही करे। जो प्रोड्यूस करता है ना उसको हम ग्लैंड कहते हैं। स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ, विलाई। वो क्या कहता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे फिंगर जैसा रहता है आउटग्रोथ। इसे क्या होता है ना, रफ हो गया। ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका हो गया रफ। रफ हो गया यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया, तो जिससे ना एब्जॉर्प्शन करने में आसानी होगा, और भी ज्यादा एब्जॉर्ब। जैसे इसको ऐसे आसानी से समझो कि गमले में जब मिट्टी को आप मिक्स करते हो तो देखते हो उबड़ खाबड़ हो जाता है, पूरा एकदम से सरफेस रफ हो जाता है, तब पानी डालते हो देखते हो कितना तेजी से एब्जॉर्ब हो गया। या कोई सरफेस है, डेस्क बेंच है लकड़ी का, उसको आप खुरच देना, तब उस पर पानी डालना, देखना सोख लेगा। और कोई पॉलिश्ड टेबल चेयर है या लकड़ी का कोई भी चीज, उस पर पानी डालना तो वो स्लिप करके निकल जाएगा, लेकिन अच्छे से नहीं सोखेगा। अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द फूड वैक्यूल। एक्सक्रीटेड पूछता है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब ट्रू फॉल्स पूछा है तो बोला डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक, गलत, फॉल्स है। इसका आंसर होगा माउथ। स्टार्ट होता है, इसके जगह माउथ रहता है ना, माउथ में ही आपका सलाइवरी अमाइलेज रहता है जो थोड़ा सा लगभग 30% के आसपास डाइजेस्ट करता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, बिल्कुल ट्रू है। गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल, सही है। सिक्रीट करेगा लिवर लेकिन स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर, याद रखना है। Ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Yes, true होगा। उसके बाद कह रहा है कि फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड, पूरी तरह से कोई भी खाना कंप्लीटली डाइजेस्टेड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन भी रहता है, स्टार्च भी रहता है, तो आंसर वही होता है। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब मेनली इन द
अनडाइजेस्टेड पूछा है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड मतलब जो नहीं टूट पाया, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना। सीधे फूड रहता तो हम कहते भाई वाटर भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से मैक्सिमम निकलता है। फिर उसके बाद मैच द कॉलम, तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज शुगर, प्रोटीन का अमीनो एसिड, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। व्हाट आर विलाई, finger like projection in the small intestine that increases the surface area that helps in increased absorption। सीधा सीधा लाइन है। Where is the bile produced, प्रोड्यूस कह रहा है तो आप आंसर करोगे लिवर। Which component of food does it help in digestion, फैट को डाइजेस्ट करने में, उसका डिटेल प्रोसेस हायर क्लासेस में बताएंगे। Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans, cellulose। क्यों, रीजन है क्योंकि इसके पास वो मिथानोबैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया। Why do we get instant energy from glucose, तो इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलता है ग्लूकोज से, क्योंकि ये क्या करता है, रिस्पायर होता है फास्टली, इसीलिए से इंस्टेंट एनर्जी। बाकी भी होता है फैट और प्रोटीन भी, लेकिन उसका रेट थोड़ा स्लो होता है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, च्यूइंग ऑफ फूड, टीथ, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, लाइसोजाइम। ये तो एंजाइम है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो HCl लिख सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। अगर ये भी नहीं ऑर्गन पूछा है तो आप स्टमक का बात कर सकते हो, माउथ में भी कुछ पोर्शन में डाइजेस्ट होता है, तो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन में, उस हिसाब से मार्क कर लेना, ये सब सही जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, लार्ज इंटेस्टाइन। उसका राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलैरिटी तो वही 5 प्रोसेस बोल देना, इसमें भी वही 5 प्रोसेस है, वहां भी वही है, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। पर डिफरेंस ये है कि इसके पास ऑर्गन्स है वेल डेवलप्ड, इसके पास सेल है, उसमें 2 तरह के वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऐसा चीज यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कॉलम को मैच करना है, तो बोल रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड, तो जहां सलाइवा होगा मार्क कर देना, सलाइवा। स्टमक तो देख लो कहाँ पे आपका HCl वगैरह है, ये हो जाएगा। लीवर देखो बाइल कहाँ है, तो बाइल 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 यहाँ पे। रेक्टम, तो रेक्टम में था ना, फीसेस वगैरह कुछ ये करता है, स्टोर करके रखता है, वहां से रिलीज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट, लार्ज इंटेस्टाइन आपका एब्जॉर्प्शन। रेक्टम के लिए ना ये वाला चीज ज्यादा अच्छा होगा, स्टोर करता है, रिलीज करता है एनस, रिलीज करता है आपका एनस, इसके लिए एनस सबसे सही होगा। उसका लेबलिंग करना है, तो भाई लेबलिंग में क्या दिक्कत है, ये तुम्हारा स्टमक है, ये तुम्हारा क्या है, पैंक्रियाज है, ये तुम्हारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें इंडिविजुअली भी पार्ट होता है, असेंडिंग कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है, इधर सीकम है, इधर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इधर आपका रेक्टम है। लेकिन अभी बच्चे वाले क्लास में तो ये रहने दो। ये हो गया गॉल ब्लैडर, इधर में अगर ऐसे 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 करके रहता तो ये लीवर हो जाता। उसके बाद यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, इंडिविजुअल पार्ट, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन था रेक्टम, जहां स्टोर होगा, जहां से रिलीज होगा, उसका नाम था एनस। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास, नहीं, वी कांट, क्योंकि इसके पास होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को ह्यूमंस जो है वो आपके डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में वो मिथानोबैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया नहीं है। अब ये सब आपका एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट है जो आपके किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि शायद ज्योग्राफी हो सकता है, या जो भी अपना चैप्टर्स चल रहा है उसको साइमल्टेनियसली फिनिश करेंगे। क्लास 7 का, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि 7 का साइंस और पॉलिटी पढ़ाने, तो वो भी साइमल्टेनियसली है। कुछ बच्चों का था कि ज्योग्राफी एक साथ कंप्लीट करने, तो वो भी चल ही रहा है। तो देखते हैं अगला लेक्चर अपना मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी आ सकता है, नहीं तो साइंस या पॉलिटी में से कोई एक आएगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन जो पूछे उसको कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।